Recording in progress. जेई एडवांस होता है उसके पेपर में सिर्फ ये आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल QM, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की कुछ बेसिक बात है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन लिखना आना चाहिए आपको, थोड़ा बहुत प्लांक क्वांटम थ्योरी वगैरह आपको पता होनी चाहिए। इसका रेजोनेंस में एक हैंडआउट दिया जाता है, मतलब 3-4 पेपर का प्रिंट, जो कि आपको घर पे पढ़ना होता है, फिर नहीं समझ में आता टीचर से डिस्कस करें। शीट केवल QMM की, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, अरे बस। लेकिन अपन खाली QMM पढ़ाएंगे तो आपको किसी को कुछ समझ में नहीं आने वाला कारण, ठीक है। थोड़ा इसको पढ़ना जरूरी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन हम शीट का सहारा लेके पढ़ेंगे। मतलब मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की शीट भी दूंगा अलग से फ्री में, वैसे नहीं लूंगा, वैसे तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की लेंगे, ठीक है, पढ़ाऊंगा भी फ्री में, ठीक है। लेकिन शीट में मतलब चीजें देख देख के, कुछ चीजें ऐसे थ्योरेटिकल है तो आप शीट में से देख सकते हैं, मैं आपको लिखवाऊंगा। अब कैथोड रे की प्रॉपर्टीज 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, अब भी लिखवाओगे, जान लोगे बच्चे, ऐसा नहीं कर, डिस्कस अपन करें, ठीक है, छोड़ेंगे कुछ नहीं अपन। फिजिकल की चैप्टर है, और नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस 2 पार्ट में लगा करें, 3 दिन फिजिकल और 3 दिन और, ठीक है। तो वो रजिस्टर अपने को दोनों लेकर आना रहा, मतलब बता दिया करूंगा, टाइम टेबल में डिस्प्ले कर दिया करूंगी किस दिन फिजिकल है किस दिन ऑर्गेनिक है ना। फिजिकल मतलब इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, मतलब सिलेबस में अगर आपने प्लानर देखा हो तो P/I लिखा रहता है और फिर O लिखा रहता है, ऑर्गेनिक का सिलेबस अलग है, P/I एक साथ, ठीक है। चलिए, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो उसमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारी दुनिया 2 चीजों से मिलकर बनी है, मैटर और एनर्जी, तीसरी कोई चीज नहीं होती। मैटर वो होता है जिसमें मास होता है, एनर्जी वो होती है जिसमें मास नहीं होता। मैटर की पढ़ाई हम केमिस्ट्री में करते हैं, एनर्जी की पढ़ाई हम फिजिक्स में, ये सब बेसिक बात है। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिन्हें कहते हैं एटम। एटम ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ए प्लस टम। टम का मतलब होता है कट और ए मतलब नॉट। एनीथिंग विच कैन नॉट बी कट इज कॉल्ड एटम, जिसको आप काट नहीं सकते उसको आप एटम कहते। ये बात डाल्टन ने बोली थी और एक थ्योरी दी थी, उसे अपन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है जिन्हें हम एटम कहेंगे, क्योंकि वो पार्टिकल्स इनडिविजिबल है, यू कैन नॉट डिवाइड देम, इनडिविजिबल, डिवाइड नहीं कर सकते। फिर उन्होंने बोला ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। फिर उन्होंने बोला कि ये जो एटम है ये आपस में जुड़कर कंपाउंड एटम बना। आप कहेंगे सर एटम तो आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल बना, आज की डेट में आप जिन्हें मॉलिक्यूल कहते हो उनको इस भाई ने क्या बोला था, कंपाउंड एटम, ठीक है। फिर उन्होंने बोला एक ही सब्सटेंस के एटम आइडेंटिकल, वैसे कार्बन के मैं 100 एटम लाऊं तो सब एक जैसे होंगे, सबका साइज, शेप, मास, वॉल्यूम सब कैसा होगा, इक्वल। ऐसी एक ही सब्सटेंस के कंपाउंड एटम भी कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। पानी के सारे मॉलिक्यूल बेटा एक जैसे होते हैं, सबका मॉलिक्यूलर मास 80 नहीं आता है, 13 नहीं आता, किसी का 16 नहीं आता, किसी का 24 नहीं आता, सब 18 वाले। लेकिन अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स या एटम कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहलाती है, जो अब गलत हो, सारे पॉइंट गलत है। एटम को डिवाइड भी कर सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। एटम को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, एनर्जी में बदल सकते हैं। E = mc² फार्मूला सुना होगा आपने, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है।
अपन ने बोला था, उसने डाल्टन ने, कि एटम छोटे छोटे नंबर में जुड़ के कंपाउंड एटम बनते, यानी दो चार एटम, लेकिन ऐसा नहीं, हजारों लाखों एटम के भी कंपाउंड बनते, ठीक है ना। जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं आपके, सेलुलोज या स्टार्च, लाखों एटम जुड़े होते हैं उसमें कार्बन, तो ये सब पॉइंट गलत है सारे। उसने बोला था एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, गलत। कार्बन भी 3 तरह का होता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 आइसोटोप्स। तो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट मासेस वाले एटम मिलते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के सेम मास वाले एटम मिलते हैं, आइसोबार। दोनों का मास 7, आर्गन का 40 है, कैल्शियम का भी 40 है मास, एलिमेंट अलग, सारी बातें गलत है, छोड़। अच्छा, अब एटम के अंदर आते हैं। तो एटम के अंदर भी पार्टिकल होते हैं जिनको अपन सब एटॉमिक पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। कितने होते हैं ये? 3, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। नहीं, सब एटॉमिक पार्टिकल 30 से भी ज्यादा, मोर देन 30। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उसके अलावा ग्रेविटॉन, टाउऑन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, लेप्टॉन, टैकियन, बेसॉन, पूरी गिनती सुना सकते हैं। क्या जी? क्वार्क तो और छोटी चीज, ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, ये और छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उनको क्वार्क कहते हैं। तो प्रोटॉन का भी हिस्सा हो क्वार्क, या मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ो। ये जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूं इसके डबल फायदा, खाली फालतू नहीं पढ़ा रहा, ये फिजिक्स में भी है चैप्टर, जो आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ो, अभी पढ़ लोगे तो वहां काम आए, ठीक है। उसी स्टाइल से मैं आपको पढ़ा, मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स कंबाइंड स्टाइल से पढ़ाऊं, खाली केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं पढ़ा। अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वो थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये सब याद करने पड़े, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आते हैं, याद होने चाहिए वैसे, ठीक है। प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg, न्यूट्रॉन का भी 1.67 इंटू 10⁻27 kg, हल्का सा ज्यादा होता है। प्रोटॉन का 1.6725 होता है, उसका 1.6749, छोटे छोटे याद करना है, मैं आपको टेबल दूंगा, उससे आप याद करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने की, लेकिन नाम थॉमसन नहीं रखा, नाम रखा था जेएस स्टोनी। किसने रखा था? जेएस स्टोनी। ऐसे प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की, लेकिन नाम नहीं रखा, नाम रखा था रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन नाम होता है ना। घर में बच्चा पैदा होता है तो पहले तो कुछ भी कह लो, चन्नू मुन्नू, बाद में फिर नामकरण होता है, वैसे बाद में नामकरण होता है। एक और चीज होती है इन पार्टिकल्स में जिसका नाम होता है स्पेसिफिक चार्ज, E/m। चार्ज और मास का जो रेशो होता है वो कहलाता है स्पेसिफिक चार्ज। केमिस्ट्री में जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो किसी पार्टिकल की आइडेंटिटी होता है, उसकी पहचान होता है, उसका आधार कार्ड होता है, उसका फिंगरप्रिंट होता है। जैसे किन्हीं दो अलग अलग लोगों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो सकते, वैसे केमिस्ट्री में किन्हीं भी दो अलग अलग पार्टिकल्स के, फिजिक्स में किन्हीं भी दो अलग अलग पार्टिकल्स के E/m मैच नहीं हो सकते। अगर E/m सेम है तो पार्टिकल भी सेम। ये क्वेश्चन आता है, which thing is used as fingerprint for particles? आंसर E/m, स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। अब मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रे की हेल्प से। तो कैथोड रेस क्या होता है? अगर मैं कांच की ट्यूब लूं, उसमें 2 मेटल की प्लेट लगा दूं, उनको बैटरी से कनेक्ट कर दूं, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसका आप कैथोड बोलोगे, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसे आप एनोड। बीच में हवा भरी है, एयर। क्या एयर में से करंट बहता है? नहीं, एयर में से करंट नहीं बहता। तो बीच में हवा है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले बैटरी में से, इधर तक आ गए। अब ये हवा में से आगे नहीं जा सकते, सर्किट पूरा नहीं। पढ़ते ना फिजिक्स में, सर्किट ब्रेक है, बीच में हवा। लेकिन अगर आप यहां बहुत हाई वोल्टेज 50,000, 10,000, 50,000, और इस
ट्यूब में से हवा बाहर निकालना है ज्यादातर। अच्छा, हवा बाहर निकालेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो प्रेशर कितना कम करना है, 0.01 mm ऑफ Hg। वैसे प्रेशर एयर का होता है 760 mm ऑफ Hg, मैंने कितना कर दिया 0.01, काफी कम करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो कैथोड में से ये इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड की तरफ मूव करने लगे, तो इतना हाई वोल्टेज लगाने पे ये तरफ फ्लो करने लगे। अच्छा, जो वोल्टेज इसको आप ईएमएफ भी कहते हो, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। मोटिव मतलब मोशन, चलाना, यानी जो वोल्टेज होता है ये एक इस तरह का फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कराता है, चलाता है। मतलब एक तरह का फोर्स है इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता। जब हमने कम वोल्टेज लगाया तो इलेक्ट्रॉन में कम धक्का पड़ा था, आपने 50,000 वोल्टेज लगा दिया, इलेक्ट्रॉन में भयंकर धक्का पड़ा, उस धक्के से उड़ के वो इधर पहुंचा, फेंक दिया उसने इलेक्ट्रॉन। हवा में से खुद नहीं चल पाता, फेंक तो सकते ना, ताकत से फेंक दिया, इलेक्ट्रॉन इधर चल के इधर आ गया इलेक्ट्रॉन, जो इस वायर से होता हुआ वापस में आ गया, मतलब पूरा सर्किट बन। अब ये एयर में से भी करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब करंट, अब एयर में से भी करंट फ्लो हो रहा है। एयर में से जब करंट फ्लो होता है तो उस फिनोमेना को नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। The phenomena when current flows through the air is called electric discharge. तो अब इस कांच की ट्यूब में क्या घटना हो रही है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की, इसलिए इस ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। This tube is called discharge tube। भाई बस अब इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर फ्लो हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। किसी भी चीज का फ्लो होता है तो हम रे या वेव नाम ले देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की रे चल रही। अब इस रे का नाम क्या है, क्योंकि कैथोड से निकल रहे इसलिए इसका नाम रख दिया गया कैथोड रेज। ये लाइट की रेज आ रही है, इन लाइट की रेज में कोई वजन है, जैसे मैं ट्यूबलाइट के ठीक नीचे खड़ा हो जाऊं तो दब जाऊंगा, मासलेस। लाइट में भी पार्टिकल होते हैं, इनका फोटॉन कहते हैं, लेकिन उनका मास कैसा होता है, जी। क्या यहाँ जो रेस चल रही है इनमें जो पार्टिकल है उनका मास 0 है ना, इलेक्ट्रॉन है वो। इलेक्ट्रॉन में वजन होता है, कितना बोला था मैंने, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ग्राम में लिखोगे तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, और एएमयू में लिखोगे 0.00055 एएमयू। बेटा मास एएमयू में भी याद करने पड़ेगा, एटॉमिक मास यूनिट, मास की यूनिट है ये, जिसको एटॉमिक मास याद करने पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करें, आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, इतना होता है 1 AMU। तो आपको ग्राम में वजन पता है तो आप उसे AMU में बदल सकते हैं, इस नंबर से डिवाइड कर। तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम में जब इसका डिवाइड करोगे तो यार ऐसे निकाला मैंने, आप रेडी लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है इनमें तो वजन है। अब ये नॉर्मल लाइट रेस तो नहीं, तो इसलिए इनको नया नाम दिया गया कैथोड रेस, इनको नया नाम दिया गया कैथोड रेस। एक बात, ये कैथोड रेस जो है इनकी प्रॉपर्टीज कभी कभार क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो उसमें पहली बात की कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन में चलती। दूसरी बात, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मास पार्टिकल, मासलेस पार्टिकल की नहीं बनी होती जैसे लाइट, मास पार्टिकल इन वजनदार पार्टिकल से बनी। तीसरी बात, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन को माइनस चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। चौथी बात, अगर ये नेगेटिवली चार्ज है और उनको अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे कि नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, ऑब्वियस बात है पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। नेगेटिव चीज तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है ना। और क्या बोला, कुछ नहीं, स्टार्क नहीं आ रहा है यहाँ, नहीं कुछ नहीं होगा, पीछे निकल गया। और अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो नॉर्थ पोल, मैग्नेट में बेटा नॉर्थ को प्लस मानते हैं, साउथ को माइनस, फिजिक्स में पढ़ते हो। तो ये नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे या मुड़ जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ पोल कैसा होता है। अच्छा, ये कैथोड रे जब किसी चीज पर टकराते हैं तो वो चीज गर्म हो जाती है, यानी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। भाई एनर्जी है ना इनके अंदर, किसी में जाएंगी तो एनर्जी ट्रांसफर होगी, हीट हो जाएगा। अच्छा, जब ये कैथोड रे ट्यूब के कांच पे टकराती है तो हल्के हरे रंग की, लाइट ग्रीन कलर की ग्लो पैदा करती है, हल्के हरे रंग।
ठीक है। अच्छा, कैथोड रेस कभी अगर जेडएनएस प्लेट पे टकराएं या फोटोग्राफिक प्लेट पे टकराएं तो जहां जहां टकराएंगे वहां चमक पैदा होगी, सिंटिलेशन कहते हैं उसको या ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। समझ में नहीं आई? एक कांच की प्लेट ली मैंने, उसके ऊपर जिंक सल्फाइड का पेंट पोत दिया, पेंट कर दिया, लेयर लगा, या सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफिक कहलाता है, फोटोग्राफिक प्लेट बन गई। ये दोनों लाइट सेंसिटिव होते, तो जब इन पे कोई पार्टिकल टकराता है, जहां टकराता है वहां चमक पैदा करता है। जैसे अभी दिवाली पे पटाखे चलाए होंगे आपको, नहीं चलाए? चलो, जिसने नहीं चलाया वो अच्छी बात है, जिसने चलाया उसने अच्छी बात है, जिसने देखे तो आजकल एक नया पटाखा आ गया, पॉप पॉप। तो जमीन पे फेंक के मारो, छोटा सा पटाखा होता है, तो वो आवाज करता है वहां पे टकरा के। हम जैसे छोटे बच्चे वही चला पाते हैं, आप लोग तो बड़े बड़े बम चलाते होंगे, ठीक है ना। तो अगर आप अंधेरे कमरे में खड़े हैं और उस पॉप पॉप को जमीन पे फेंक के मारे तो क्या होगा? बच्चा में लाइट चमक पैदा होगी। दिस इज कॉल्ड सेंटिलेशन और ल्यूमिनेसेंस। ऐसे इनके साथ समझ लो, ये सारे इलेक्ट्रॉन कौन है? पॉप पॉप। कैथोड इज आर मेड अप ऑफ पॉप पॉप, ठीक है। और पॉप पॉप का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, फिनिश, पॉप पॉप भी खत्म हो जाता है टकराने के बाद, ऐसे ही। अब दो खास बात है, मतलब ये सब तो ठीक है, सुन लिया, याद रहे, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आने वाला है इसमें। खास बात क्या है कैथोड रेस में? ये कैथोड रेस का नेचर। अच्छा, कैथोड रेस का E/m यानी स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज होता है E/m होता है इलेक्ट्रॉन का 1.76 into 10⁻11 कूलम पर केजी। कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज में इलेक्ट्रॉन के मास का डिवाइड कर दिया। नोट्स मिलेंगे आपको, लिखने की जरूरत नहीं, जहां मैं बोलूंगा वहां लिखना, ठीक है। तो 1.76 10⁻11 कूलम पर केजी अपना E/m होता है इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रेस का भी, अब कैथोड रेस का E/m यानी नेचर कभी नहीं बदलता। यानी आप इसमें ये जो आपने प्लेट लगाई है मेटल की, कैथोड जिसका बना है, आप लोहे का बना लो, कॉपर का बना लो, सिल्वर का बना लो, गोल्ड का बना लो, ग्रेफाइट का बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, E/m इतना है। कांच कोई सा भी ले लो, किसी भी कंपनी का, किसी भी वैरायटी का कांच भी कैसे होते हैं, क्रूज ग्लास, जैना ग्लास, फ्लिट ग्लास, कोई सा भी ले लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। गैस कोई सी भी भर लो अंदर, मैंने हवा भरी थी, आप प्योर नाइट्रोजन भर लो, प्योर ऑक्सीजन भर लो, कार्बन डाइऑक्साइड भर लो, मीथेन भर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसी कैथोड रे पहले पैदा हो रही थी वैसी बाद में होंगी, E/m इतना ही आएगा। तो अब आपको ये बात दिमाग में रखना, एटॉमिक स्ट्रक्चर अपन बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कैथोड रेस एंड एनोड रेस की। इसमें जो बात आपको सबसे पहले नोट करनी है वो ये है, क्वेश्चन इसी पे आता है, बाकी बकवास है। नेचर ऑफ कैथोड रेस does not depend upon anything. कैथोड रेस का नेचर किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, बट नेचर ऑफ एनोड रेस ये करता है, डिपेंड्स अपॉन द गैस filled in डिस्चार्ज ट्यूब। एनोड रेस का नेचर उस गैस पर डिपेंड करता है जो आपने डिस्चार्ज ट्यूब में भरी। दूसरी बात, एक तो ये आपको याद करनी है अच्छे से, बोला तो था मैंने
ठीक है। अच्छा, जो कैथोड रेज होती है, मैंने कहा कांच पे टकराएंगी तो हरे रंग की चमक पैदा करेंगी, जिंक सल्फाइड प्लेट पे टकराएंगे तो साफ सेंटिलेशन होगा। जब ये कैथोड रेज किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले ऑब्जेक्ट पे टकरा, कहीं पे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले ऑब्जेक्ट पे अगर टकरा दी तो खत्म हो जाए एक्स रेज पे। हाँ, लेकिन नए टाइप की रेस पैदा होगा, उनको कहते हैं एक्स रे। ये क्वेश्चन बहुत आता है। When cathode rays strike on the object of high melting point, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले ऑब्जेक्ट पे जब टकरा, देन वो खत्म हो जाती हैं, देन न्यू टाइप ऑफ रेज आर प्रोड्यूस, कॉल्ड एक्स रेज। ये नए टाइप की रेज प्रोड्यूस होती है, उनको क्या कहते हैं? एक्स रेज। न्यू टाइप ऑफ रेज आर प्रोड्यूस कॉल्ड एक्स रेज। ये न्यू टाइप इसलिए है क्योंकि इनमें मास नहीं होता। कैथोड रेज में तो वजन था, ये पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी, ये तो प्रॉपर लाइट होती है एक्स रे। ठीक है। अच्छा, कैथोड रेज टकराती हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले ऑब्जेक्ट जैसे टंगस्टन वगैरह पे, तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। एनोड रे से नहीं। बट एनोड रेज डू नॉट प्रोड्यूस एक्स रेज, लेकिन हमारी एनोड रेज जो एक्स रे प्रोड्यूस नहीं करती। अच्छा, जो एनोड रेज है, जरा उनके बारे में भी चर्चा की जाए। ये हमने सिस्टम बिठाया था कैथोड रेज के लिए। अब ये जो कैथोड है, अगर आप इसे थोड़ा सा आगे लगा दें और इसमें छोटे छोटे छेद करें, यानी पोरस कैथोड यूज करें, पोर यानी होल्स, छोटे छोटे छेद करते हैं, पोरस कैथोड यूज करें, तो फिर इस कैथोड के पीछे वाले हिस्से यहां कुछ पिंक कलर की ग्लो प्रोड्यूस। अब ये क्या है? अगर एक कैथोड रे से प्रोड्यूस हो रही होती तो ग्रीन हो, ये तो पिंक। दूसरा कैथोड रेज तो इस डायरेक्शन में जा रही है ना, दूसरा अगर होल्स नहीं होते तो फिर नहीं होती। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ और टाइप की रेज हैं जो यहां से निकल के ऐसे आ रहे हैं। जब होल होते हैं तो पीछे निकल जाते हैं, होल नहीं होते नहीं निकल पाते। ये भी समझ में आ रहा है। तो ये रेज जो है, जो यहां पर पिंक कलर की ग्लो पैदा कर रही हैं, ये ऐसा लगता है कहां से निकल रही है? एनोड में से। तो दीज रेज आर कॉल्ड एनोड रेज, या इनको एक और नाम दिया जाता है कैनाल रेज। कैनाल रेज भी कहते हैं, पीछे कैनाल में मिलती, कैनाल रेज कहते हैं, या पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होती है। तो अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ये भी स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये भी मास पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज नहीं होती। दीज आर पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में कहां जाएंगे? नेगेटिव प्लेट की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड में कहां जाएंगे? साउथ पोल की तरफ। अभी समझा? ये भी हीटिंग इफेक्ट पैदा करते हैं, टकराते हैं तो कुछ चीज गर्म हो जाती है।
अच्छा, कैथोड रेज एनोड रेज को एक कागज के पेपर पे डालो तो उसको आर पार कर दो, रुकती नहीं उससे। ऐसी घटनाओं को कहते हैं पेनिट्रेशन। कैथोड रेज एंड एनोड रेज कैन पेनिट्रेट पेपर एंड डिफरेंट थिंग्स, लेकिन ये जो पेनिट्रेशन पावर है ये कैथोड रेज की ज्यादा होती है, एनोड रेज की कम। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि कैथोड रेज का नेचर किसी बात पर डिपेंड नहीं करता, एनोड रेज का नेचर करता है। ट्यूब में भरी गैस, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अभी मैंने आपको बताया कि कैथोड रेज किस में से निकलती है, कैथोड में से। तो एनोड रेज किस में? एनोड में से। गलत, एनोड रेज एनोड में से नहीं। जो गैस भरी होती है उसके जो इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो उससे जो ट्यूब में गैस भरी है उसके एटम, भाई ये एनोड है, एनोड कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज एनोड इन एटम में से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है बेचारे उन एटम्स का, और इन एटम्स का इलेक्ट्रॉन खींच जाएगा तो फिर कैसे चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव आयन इधर चलेगा, आयन सर क्यों चलेगा इधर? बेटा प्लस प्लस में रिपल्शन होता है ना, उसको धक्का मार देगा, और ये नेगेटिव प्लेट है तो उसको अट्रैक्ट करेगी। तो एनोड रेज एनोड में से नहीं निकलती, बल्कि ट्यूब में जो गैस भरी है उसके आयोनाइज होने से पैदा हो। तो अपन ने कितने, 2 पॉइंट लिखिए, 3 लिखिए? तो अब तीसरा पॉइंट लिखिए, एनोड रेज आर फॉर्म्ड बाय ionization of the gas filled in discharge tube near the anode। एनोड के पास गैस के आयनाइज होने से पैदा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग गैस भरोगे अलग अलग तरह के आयन बनेंगे, यानी एनोड रेज का नेचर किस पर डिपेंड करेगा? ट्यूब में भरी हुई गैस का। एनोड रेज की हेल्प से हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। एक पॉइंट और डाल लो, याद रहेगा, पेनिट्रेशन पावर ऑफ कैथोड रेज is higher than anode rays। अच्छा, पेनिट्रेशन पावर आपको अल्फा बीटा गामा में भी पढ़ने को आती है। तो जो पेनिट्रेशन पावर जो होती है, अगर अल्फा बीटा गामा में पढ़ो, गामा भी गामा रेस की सबसे ज्यादा, उससे कम बीटा और सबसे कम अल्फा। मतलब ये अलग हटके बात बता रहा हूँ, मतलब इस चैप्टर से अलग हटके बात, तो ठीक है बात चल रही थी यहाँ पे, नोट क्वेश्चन तो कहीं से भी आ जाए। भाई जितना बड़ा पार्टिकल होगा उसका पेनिट्रेशन पावर उतनी कम, बड़ा पार्टिकल यानी पेनिट्रेशन पावर कम, बड़ा पार्टिकल पेनिट्रेशन पावर कम, ठीक है। अच्छा, ये तो नहीं लिखा हूं ना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रेज से हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी एनोड रेज। अच्छा, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? एक्सपेरिमेंट करा था और नहीं, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक, और वो क्या कर रहे थे? बेरिलियम की फॉइल, neutrons were discovered by bombardment of alpha particles on gold foil, नहीं, on beryllium foil। गोल्ड फॉइल तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, गलत। न्यूक्लियर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, मास नंबर 9। इस पे आपने अल्फा पार्टिकल फेंक के मारा। सर बोल, अल्फा पार्टिकल लिख रहे हो, बोल रहे हो, लिख हीलियम रहे हो, ये तो अल्फा पार्टिकल होता है। हीलियम के बाई पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियस निकाल लो, इलेक्ट्रॉन हटा, उसको आप क्या बोलोगे? अल्फा पार्टिकल। जब ये टकराते हैं तो नया पार्टिकल बनता है कार्बन,
6C12। सर बेरिलियम कार्बन में बदल गया, ये कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शन। उसमें एक एलिमेंट दूसरे में बदल जाता है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन से रूल है, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल पेपर में। उसका रूल ये है कि एरो से पहले एटॉमिक नंबर का जो टोटल है और एरो के बाद जो एटॉमिक नंबर का टोटल है वो बराबर होना चाहिए। ऐसी मास नंबर का टोटल भी एरो से पहले और एरो के बाद बराबर होना चाहिए। जरा देखो इसमें एटॉमिक नंबर का टोटल कितना है एरो से पहले? 4 + 2 6। क्या इधर भी 6 है? तो ठीक है, एटॉमिक नंबर तो सही चल। मास नंबर इधर कितना? 13 13 उधर 12। ये एक कहां गया? ये बात इनके समझ में आई कि कोई एक और पार्टिकल यहाँ पैदा हो रहा है जिसका मास 1 है लेकिन नंबर एटॉमिक नंबर कितना? 0। उस टाइम तक ऐसा कोई पार्टिकल पता नहीं था और ये पार्टिकल न्यूट्रल था, इस पे चार्ज नहीं था। उस पार्टिकल का नाम चैडविक भैया ने रख दिया न्यूट्रॉन, बिकॉज इट इज न्यूट्रल। काफी लेट डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन, इसी वजह से क्योंकि न्यूट्रल था तो पकड़ में नहीं आता। 1932 से 36 से 20 में से डिस्कवरी हुई, ठीक है ना। जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 1880 1890 में डिस्कवर हुआ, मतलब 40-50 साल बाद न्यूट्रॉन पकड़ में आया। न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले। हाँ, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है ये डिटेल में आपको बता, पर न्यूक्लियर रिएक्शन करा तो हम सकते हैं ना। मैंने यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन फेंक के मारा, ये तो कब हुआ? 1942 एटम बम बना था ना, वो सब चीज। लेकिन यूरेनियम के ऊपर मैं अल्फा पार्टिकल फेंक के मार सकता हूं, उसकी जानकारी मुझे बहुत पहले से, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर रिएक्शन खाली यही थोड़ी है, और भी है वो चीज। ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की रिएक्शन। तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी? इस चैप्टर का पहला हिस्सा था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये हमने पढ़ लिया। इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा होता है मॉडल्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इन्हीं में हमारा QMM आएगा, एटम के अंदर से स्ट्रक्चर कैसे होती है वो दिखाने वाले मॉडल। 5 मॉडल है। पहला कहलाता है थॉमसन मॉडल। इसमें बोला गया था एटम तरबूज जैसा होता है, वाटरमेलन जैसा, या उसे प्लम पुडिंग या रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो जैसे तरबूज में जगह जगह काले रंग के बीज बिखरे रहते हैं, या प्लम पुडिंग रेजिन पुडिंग में जगह जगह किशमिश बिखरी रहती है, रेजिन मतलब किशमिश, उसी तरह से एटम में जगह जगह इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं। और जैसे ओवरऑल तरबूज सॉलिड होता है, ऐसे एटम भी सॉलिड होता है, पूरा फिल्ड होता है अंदर से, ऐसा बताएंगे। थॉमसन ने बताया। ये मॉडल ज्यादा नहीं चला, बेकार, छोड़ो। फिर एक साइंटिस्ट है रदरफोर्ड, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड कॉइल पे अल्फा पार्टिकल फेंक के मारा। क्या हुआ था? ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे आर पार निकल गए, 2-4 थे डिफ्लेक्ट हुए थे, ज्यादातर तो सीधे निकल, कुछ डिफ्लेक्ट, और एक आध अल्फा पार्टिकल टकरा के सीधे वापस। अब ये सब देख के उनके दिमाग में क्या बिजली चमकी, अगर एटम सॉलिड होता जैसे तरबूज बता रहे, तो साहब कोई भी चीज एटम से मिलकर बनी, साहब ये एटम से, अगर ये सबके सब सॉलिड हैं, भरे हुए हैं, तो इनसे टकरा के तो अल्फा पार्टिकल आर पार निकल ही नहीं सकते, निकल रहे। तो उनके दिमाग में आया कि एटम सॉलिड नहीं होता, बल्कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो। सब पूरा हॉलो नहीं होता क्या? नहीं, कुछ तो टक्कर लग रही है ना, कुछ तो वापस आ रहे हैं ना। तो उन्होंने बोला एटम में कुछ ना कुछ तो हैवी मास है, पूरा हॉलो नहीं है, कुछ ना कुछ हैवी मास है जिससे टकरा के अल्फा पार्टिकल वापस लौट रहे। लेकिन ये हैवी मास बहुत छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि एक आधी अल्फा पार्टिकल सीधी टक्कर मार पा रहा है, छोटी चीज पे निशाना कम लगेगा ना। फिर उन्होंने कहा ये जो छोटा सा मास है सेंटर में, हैवी मास, ये पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे भी खुद पे पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस चीज प्लस को रेपेल कर पाएगी, प्लस माइनस अगर चार्ज होता है न्यूक्लियस पे तो अल्फा पार्टिकल से चिपक जाता है, लौटता थोड़ी वापस। ये सब बातें उन्होंने समझी और उससे कहा ये जो हैवी मास है इसका नाम मैं रखूंगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट रदरफोर्ड भैया को जाता। अच्छा, जो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे
वो हर किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ है। क्वेश्चन आता है कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं, तो 0 से लेकर 360 तक किसी के एंगल पे डिफ्लेक्ट हो सकते हैं हमको बड़े टकरा। ठीक है, इस मॉडल के बेसिस पे या इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया जिसे आप न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। व्हाट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम? न्यूक्लियस की बात चल रही है, उसने सबसे पहले न्यूक्लियस की बात, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ। ये मॉडल ये कहता है कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट होलो है, दूसरी बात उसके सेंटर पे एक हैवी मास है, इसको आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तीसरी बात न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है। चौथी बात इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर क्या कर रहे होते हैं? बाहर, न्यूक्लियस के बाहर चक्कर काट रहे। ऐसा क्यों चक्कर क्यों काट रहे होते हैं? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं काटेंगे तो न्यूक्लियस उनको खींच नहीं लेगा बेटा। न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस। प्लस माइनस में तो अट्रैक्शन होता है ना, दोनों चिपक क्यों नहीं जाते? ये नहीं पूछा होगा कभी टीचर से अपने स्कूल में। उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन आसपास घूमते रहता है, तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है उसे वो सेंट्रीपिटल फोर्स में बदल के खींचने में मना कर दे। ये सिस्टम होता है, इसलिए घूमते रहते हैं। और जब तक घूमते रहेंगे इलेक्ट्रॉन तब तक वो न्यूक्लियस नहीं खींच पाएगा। रुक गया तो खींच लेगा, रुक गया तो खींच लेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन को हमेशा घूमते रहना चाहिए। ये बात हो गई। लेकिन इस मॉडल में 2-3 कमियां थी। जैसे एक साइंटिस्ट आए थे मैक्सवेल, उनका नाम भी शायद एक आध पहले मैंने लिया था। उन्हें बोला था चार्ज पार्टिकल के आसपास क्या डेवलप होती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये न्यूक्लियस है, आसपास ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज है यानी, और चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो उसके आसपास क्या डेवलप होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए। ये लाइन मैंने गलत बोली। क्यों? एनर्जी कैन नाइदर बी प्रोड्यूस्ड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मैं बोल ही नहीं सकता कि मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही, पर है तो आ तो रही है मैग्नेटिक एनर्जी। कहां से आ रही है? कोई दूसरी एनर्जी बदल रही होगी मैग्नेटिक। तो इनमें समझ में आया, मैक्सवेल ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा मैग्नेटिक एनर्जी में बदलता है धीरे धीरे। तो इसका मतलब यह है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होनी चाहिए। अगर काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम हुई तो न्यूक्लियस को खींचते जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का पाथ ऐसा होना चाहिए, थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन को एटम न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना, और जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरेगा एटम खत्म। तो इलेक्ट्रॉन माइनस, न्यूक्लियस प्लस, प्लस माइनस जोड़ दो, घर पर करके देख लेना, बिजली के 2 तार जोड़ के देख लेना, पता पड़ जाएगा क्या होता है। धमाके हो जाएंगे। जहां जोड़ा है वहां होंगे, बिजली के मीटर पे भी होंगे, फिर कान के नीचे भी होंगे। पिताजी 4 लगाएंगे ना, क्या कर रहा था नाला है, ऐसा सब बच तो जाओगे। ठीक है, तो एटम स्टेबल नहीं होना चाहिए, थोड़ी देर बाद डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, पर ऐसा थोड़ी होता है। मैं भी एटम का बना हूं, ऐसे थोड़ी पता पढ़ाते पढ़ाते मेरी मुंडी गायब हो गई, बाकी बॉडी पढ़ा नॉट लाइक दैट। एटम तो स्टेबल है, कहां से स्टेबल है ये नहीं समझा पा रहे। फिर उनके हिसाब से एटम का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होना चाहिए, पर एटम का स्पेक्ट्रम एक्चुअल में लीनियर होता है। ये भी आगे पढ़ेंगे। इन 2 ड्रॉबैक्स को खत्म करने के लिए एक और मॉडल दिया, वो थे साइंटिस्ट बोर। ये पढ़ना डिटेल, ये काम का मॉडल। उन्हीं के दोस्त थे रदरफोर्ड के। रदरफोर्ड ने 1908 में दिया था मॉडल, और इन्होंने दिया था 1914 में मिलजुल के। तो पहली बात तो उन्होंने अपने दोस्त की रखी रदरफोर्ड की कि एटम के सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस। दूसरी बात रदरफोर्ड ने बोला था कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इन्होंने बोला ऐसे नहीं घूमते, रैंडमली। उन्होंने न्यूक्लियस के आसपास फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होते हैं, ये कि एनर्जी फिक्स रहती है, उन पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और जब तक अपने फिक्स पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, यानी अपनी ऑर्बिट में घूमता रहेगा, तब तक उसकी ना एनर्जी का लॉस होगा ना गेन होगा, कुछ नहीं, फिक्स रहेगी उसको। ये बात इन्हें ले, ठीक है। अब इससे पहले कुछ काम की बात है, कितने पॉइंट लिए थे? 6-7। रदरफोर्ड ने कहा था एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है लेकिन बहुत छोटा। The size of atom is in the range of 10 to the power minus 10 meter or 1 angstrom। और सेंटीमीटर में लिखना चाहो भैया तो 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर। यानी एटम की रेडियस, किसी भी एटम की दुनिया के, चाहे हाइड्रोजन, चाहे हीलियम हो, चाहे आयरन हो, चाहे कॉपर हो, चाहे गोल्ड हो, लगभग इस रेंज में हो,
लगभग 10⁻10 मीटर होती है एटम की रेडियस। लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर, यानी 1 फर्मी, इसको 1 फर्मी कहते हैं, और सेंटीमीटर में लिखोगे तो 10⁻13 सेंटीमीटर की रेंज में होता है। कौन सा बड़ा दिख रहा है? न्यूक्लियस बड़ा दिख रहा है कि एटम बड़ा दिख रहा है? एटम। अबे न्यूक्लियस में 15 पावर लगी है, नेगेटिव में पावर कम। अच्छा, माइनस का उल्टा चल। एटम बड़ा कितना बड़ा है? तो रेडियस ऑफ एटम इज 10⁵ टाइम्स ऑफ न्यूक्लियस। भाई 10⁻10 में 10⁻15 का डिवाइड लगाओ, 10⁻+5 आएगा। यानी एटम का साइज न्यूक्लियस से 1 लाख गुना, 10⁻5 मतलब 1 लाख होता है, बड़ा होता है। एटम बहुत बड़ा है न्यूक्लियस के कंपैरिजन, 1 लाख गुना बड़ा है। ऐसा समझ लो क्रिकेट की बॉल हमारा अगर न्यूक्लियस है तो क्रिकेट का पूरा स्टेडियम हमारा एटम। एटम बहुत बड़ा है बॉल के कंपैरिजन, ठीक है। ये रेडियस बता दी। अगर वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम कितना ज्यादा होगा एटम का? वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूबिक स्फेरिकल चीज होती है। रेडियस 10⁻5 है तो वॉल्यूम 10⁻5 का पावर 3, यानी 10⁻15 टाइम्स होगा। अच्छा, ये जो मैंने बताया कि न्यूक्लियस की रेडियस 10⁻15 की रेंज में होती है, तो एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी बताया, मैंने बताया लगभग इतनी है। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है न्यूक्लियस की, तो उसका एक फार्मूला है। एटम का भी सिखाऊंगा, भी न्यूक्लियस का बता रहा हूं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस R इक्वल टू क्या? 0.529 into 10 n upon 1. अच्छा हो, अच्छा है चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तुम लोगों ने सत्यानाश कर रखा है। कब पढ़ा है मैंने? 0.529 स्क्वायर अपॉन z, न्यूक्लियस की रेडियस का। एटम की रेडियस का फार्मूला पढ़ा रहे। न्यूक्लियस की रेडियस का फार्मूला ये होता है R इक्वल टू R0 a टू द पावर 1/3। 1/3 पावर मतलब बेटा क्यूब रूट। अब ये R0 क्या है? R0 एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.25 इंटू 10⁻15 मीटर से लेकर 1.5 इंटू 10⁻15 मीटर के बीच में, इस रेंज में होता है। R0 आपको सवाल में दिया जाए, फिर मैंने रेंज बता दी, लगभग इतना होता है। कुछ नहीं तो 1.5 10⁻15 मीटर मान के सवाल कर सकते हैं, कुछ नहीं दिया, कांस्टेंट एक। और A ये है मास नंबर, मास नंबर कह लो या एटॉमिक मास कह लो एलिमेंट का, ये A। समझ गए? अगर मैं आपसे एक न्यूमेरिकल पूछूं, कैलकुलेट रेडियस ऑफ कॉपर न्यूक्लियस। कॉपर के न्यूक्लियस के रेडियस में आपको निकालने को R0 की वैल्यू में दे रहा हूं 1.4 इंटू 10 टू दी पावर -50, अपनी तरफ से दी जाएगी आपको R0 की वैल्यू, लगाने की जरूरत नहीं। तो सवाल कैसे करो? मास नंबर पता नहीं। कॉपर का मास नंबर भैया 64, 63.5 होता है, राउंड फिगर में 64 ले लो ना, रूट लेने में दिक्कत नहीं। अब तो कर दो, R निकाल दो जरा न्यूक्लियस सही है भैया। भैया जो कॉपर का सिंबल लिखा है इसमें जो कॉपर में 64 लिखा है ये A होता है, मास नंबर यानी एटॉमिक मास से मास नंबर जो भी है। हमारे पास फार्मूला R इक्वल टू R0 यानी 1.4 इंटू 10⁻15 इंटू A की पावर 1/3, 64 की पावर 1/3। 64 की पावर 1/3 मतलब 64 का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट 4 होता है। 4 आएगा, 4 का 1.4 में मल्टीप्लाई करोगे 5.6 इंटू 10⁻15 मीटर। ये सब कॉपर के न्यूक्लियस की रेडियस है। ये करने को आएंगे सवाल।
एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉड्यूल में तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी डालता है वो अलग से पढ़ा, उसमें एक्चुअली काइनेटिक्स के साथ पढ़ा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का कुछ हिस्सा काइनेटिक्स में, तो इकट्ठा वहां पढ़ेंगे पूरा। बता दूं ये QMM के लिए पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने कहा बोर का मॉडल, इन चीजों का रदरफोर्ड के मॉडल के बाद दिया गया था। बोर्स मॉडल ऑफ एटम, इसमें पहली बात ये बोली गई थी, अपने वो जो नोट पॉइंट्स चल रहे थे अपन ने खत्म कर दिए। अब बोर्स मॉडल ऑफ एटम पे अपन अगर आए तो उसमें पहली बात बोली गई थी, देयर आर सर्कुलर एनर्जी पाथ around the nucleus. There are around the nucleus which are called orbit or shell or energy level. Electrons revolve around the nucleus on these fixed energy paths. और ये कहने की जरूरत नहीं, जब तक इन एनर्जी पाथ पे घूमेंगे तब तक एनर्जी भी कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। When electron changes its orbit, जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, अपने एनर्जी पाथ में घूम रहा है, तब तक उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर वो ऑर्बिट चेंज करे, मतलब थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, जब तक थर्ड में घूम रहा है उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। अगर वो थर्ड से फोर्थ में जाए, या थर्ड से फर्स्ट में आए, या थर्ड से 10th में जाए, तो गड़बड़ हो जाएगी। When electron changes its orbit, its energy also changes, उसकी एनर्जी भी बदल गई। If electron goes into higher orbit, अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाए, then it absorbs energy. ऊपर जाते टाइम वो एनर्जी क्या करता है, एब्सॉर्ब, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। बट व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स इनटू लोअर ऑर्बिट, नीचे आता है, then it evolves or emits energy. Then it evolves energy, वो एनर्जी निकाल। क्या बात कर रहा है?
हिंदी करते हैं हिंदी करते हैं आईबीडी पढ़ाएंगे वैसे करते हो गया। अब एक थोड़ी सी भाई आपको भी मुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी इस चैप्टर में, कुछ बातें आप बताओगे, सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा। 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो एटम के बारे में, थोड़ी तो मदद करिए। ये रहा न्यूक्लियस और ये उसके आसपास ऑर्बिट्स। ये ऑर्बिट्स कितने हो सकते हैं न्यूक्लियस के? पक्का इनफाइनाइट हो सकते। ये जितने भी सर्कुलर पाथ बना रहा हूं मैं, क्या ये सब ऑर्बिट है? नहीं है? ऐसा है? सब नहीं ऑर्बिट। मतलब पहले सर्कुलर सब ऑर्बिट है पर इलेक्ट्रॉन सब में जाने से नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जाना जरूरी नहीं ऑर्बिट तो है। वो तो ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन उसमें जाए या नहीं जाए। भाई इस हॉल में बेंचेस रखी, बेंचेस मतलब ऑर्बिट, अपन लोग मतलब इलेक्ट्रॉन। तो जो बेंचेस खाली पड़ी हैं जिन पे नहीं बैठे हैं स्टूडेंट, तो बेंचेस ही नहीं क्या वहां? ऐसा थोड़ी होता, वो तो है, वो बात नहीं पूछ रहा। मैंने जितने सर्कुलर पाथ बनाए और बना दूंगा मैं, बीच में भी बना सकता हूँ, बीच की जगह में, खाली जगह में। तो क्या ये सारे सर्कुलर पाथ ऑर्बिट कहला सकते हैं? इसकी शर्त ये NH/2 NH/4 नंबर होता है, उसी में इलेक्ट्रॉन जाएगा वो बोल कहेंगे क्या सबको ऑर्बिट? नहीं, NH/2 यहां मैंने कई सारे सर्कुलर पाथ बनाए, मैं और बना सकता हूँ, पूरा बोर्ड भर सकता हूँ, पास पास बना सकता हूँ, बीच में भी एक और खींच सकता हूँ। ये तो सर्कुलर पाथ। तो बोर ने ऐसा बोला था कि हर सर्कुलर पाथ को आप ऑर्बिट नहीं कह सकते न्यूक्लियस के चारों। दैट इज इंपॉर्टेंट। सर किनको कह सकते? उसने कहा जिनका एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम जानते हो, मास इनटू वेलोसिटी। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम कहलाता है। लेकिन सर्कुलर मोशन कहीं हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम वर्ड यूज करते हैं। उसमें मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ या रोटेशनल पाथ ले, इसको एल से दिखाते हैं, कैपिटल एल। फिजिक्स में एल से दिखाते हैं मोमेंट, एल इक्वल टू एम लिया। उन्होंने कहा था इनमें से जिस भी सर्कुलर पाथ का एंगुलर मोमेंटम h/2π या उसका होल नंबर मल्टीपल हो n टाइम्स, यहां n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। बात मेरी भाषा पे मत जाना, होल नंबर मल्टीपल बोलते हैं केमिस्ट्री में, वो आपके कहने के हिसाब से इंटीग्रल मल्टीपल है ना। होल मल्टीपल इंटीजर की जगह, होल नंबर में तुम्हारे माइनस के भी आ जाते हैं, तो वो छोड़ो। प्लस के नंबर क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इंटीग्रल, ठीक है। तो ना इंटीग्रल क्वांटिपल होता है इसका। तो ऐसा अपन करते हैं तो ही उस ऑर्बिट में जाए। मान लो ये वाली जो ऑर्बिट है, इसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का 3 गुना है, 3 टाइम्स, तो इसमें जा सकता है। और 3 गुना है तो उसको थर्ड ऑर्बिट बोलो। जितने टाइम्स होता है h/2π का, वही ऑर्बिट बोलो। अब मान लो इस वाले पाथ का एंगुलर मोमेंटम, इस वाले h/2π का 3.75 टाइम्स, इसमें नहीं जाएगा, इसको आप ऑर्बिट नहीं कह सकते। इसका 3.9 टाइम्स है इस वाली, इसमें भी नहीं जाएगा। इस वाली का 4 टाइम्स,
में चला जाएगा। इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसको आप फोर्थ ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट, बीच के फालतू के सर। आई बस बोर मॉडल की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, अपन ने कितने, 1 पॉइंट लिखा था, 2 लिखा था, 3 लिख लिए। तो तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट ऑन, पूरा मॉडल इसी बात पे चलता है और आगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में भी यूज होगा इस बात का, प्रेजेंट ऑन दोज ऑर्बिट्स ओनली which have angular momentum which has angular momentum integral multiple of h upon 2 pi। फिर ये फार्मूला लिख लो, L इक्वल टू mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पर n की वैल्यू। अच्छा, h अपॉन 2 पाई को अक्सर बुक्स में ऐसा भी लिख दिया जाता है, h क्रॉस, h बना के उसको काट देते हैं बस, h क्रॉस मतलब h अपॉन 2 पाई। भाई h भी कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट कहलाता है, 2 पाई भी एक नंबर है, नंबर अपॉन नंबर एक नंबर ही तो आएगा जो कि कांस्टेंट रहेगा, ये सिस्टम। अच्छा, यहाँ जो h है उसको अपन प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे इसके बारे में प्लांक्स थ्योरी में, और इसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। अगर आपको याद आ रहा हो तो जूल इंटू सेकेंड मोमेंटम की यूनिट हो, फिजिक्स में अगर आप पढ़ते हो मोमेंटम जूल इंटू सेकेंड होती है। बताओ भैया, मेरे को नहीं आता जी सर। मोमेंटम तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास यानी किलोग्राम में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया, ऐसे ना? अरे हाँ, है ना? नहीं? अच्छा, जूल जो होता है, जूल एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी यानी वर्क डन। वर्क डन कैसे निकालते हो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आओ तुम्हें फिजिक्स पढ़ाऊं, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर तो हो गया है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ सर आखिरी में पढ़ा। आखिरी में तो उम्मीद करते हैं कि बच्चा पढ़ा लिखा होगा। वर्क डन या एनर्जी, इसकी यूनिट जूल होती है, और वर्क डन एनर्जी का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस की यूनिट मीटर। न्यूटन इनटू मीटर में बेटा जूल होता है, न्यूटन इनटू मीटर मतलब जूल। अच्छा, न्यूटन यानी फोर्स, फोर्स कैसे निकालते हो? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर आनी चाहिए। मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू में मीटर की वाला, तो जूल जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा एनर्जी की यूनिट ये होती है, और ये बहुत बड़ी हो रही थी तो जूल के सम्मान में इसको शॉर्ट में जूल, समझे? ऐसे फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन के सम्मान में इस पूरे को मिला के न्यूटन, न्यूटन कोई यूनिट नहीं है, न्यूटन आदमी, वो इंसान था, जूल भी इंसान था, ऐसा सिस्टम। तो जूल यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये जूल होता है। अब ये जूल इनटू सेकंड लिखा है, उसमें सेकंड का मल्टीप्लाई करो, सेकंड से एक सेकंड कर दिया, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या ऐसे लिख दो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनटू मीटर। अब किलोग्राम यानी मास m, मीटर पर सेकंड यानी वेलोसिटी, और फिर से मीटर यानी r, mvr। तो ये यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो प्लांक्स कांस्टेंट की यूनिट कौन सी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट के बराबर होती है? ये क्वेश्चन, आंसर एंगुलर मोमेंटम की यूनिट के बराबर।
प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम की यूनिट सेम। केमिस्ट्री में कम आता है बेटा, फिजिक्स में ज्यादा आता है। प्लैंक्स कांस्टेंट यूनिट एंगुलर मोमेंटम की यूनिट के बराबर। इसमें भी आएगा प्लैंक्स का? क्यों नहीं आएगा, मॉडर्न फिजिक्स में सब पढ़ना है। वहां पर पढ़ोगे नहीं, सर कहेंगे केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। दो जगह देने का फायदा क्या, टाइम बर्बाद। मैं एड्रेस भेज दूंगा दिल्ली का, एनटीए का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वालों का, मिल लेना उनको, अपना सजेशन बता दे। सीबीएसई बोर्ड में जाके बता दे वो अब कहाँ कंडक्ट करा? अरे 12th में भी तो होता है, 11th में भी तो होता है, ठीक है। बस हटवा देंगे अपन किताब से, अगले साल से पढ़ना बंद। पढ़ना पड़ेगा या वहां पे पढ़ना बंद, न्यूक्लियर फिजिक्स एक जगह तो कैंसिल कराएगा। चलो करिए अपना, बात हो गई कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2π होना चाहिए। इसको बात याद रखना, बोर्ड के मॉडल की सबसे इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, जो एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो, जो बात निकाल रहे हो, ये ऑर्बिट का निकाल रहे हो, किस चीज का निकाल? ऑर्बिट का। तो जो NH/2π फार्मूला, ये ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम का। यहां तो सर समझ में आ तो रहा है, ऑर्बिट की तो है बेटा, अभी आगे जाके मैं सब ऑर्बिट पढ़ाऊंगा, ऑर्बिटल पढ़ाऊंगा। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो अपने को पढ़ना है बेसिकली QMM, उसमें भी एंगुलर मोमेंटम पूछा जाता है, लेकिन वो ऑर्बिट का नहीं पूछा, वो ऑर्बिटल का पूछा जाता, उसका फार्मूला अलग, वो भी अपन सीखेंगे। तो पेपर में जब एंगुलर मोमेंटम पूछे तो ध्यान से पढ़ लेना, ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम पूछा है, ऑर्बिटल का। ऑर्बिट का है तो ये फार्मूला चाहिए NH/2, ऑर्बिटल का है तो फिर वो चलेगा, अपन आगे पढ़ेंगे। अगली बात मैंने कहा था, बोर भैया ने मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ एटम भी डेवलप किया। बोर ने एटम की रेडियस, एटम की एनर्जी, ऑर्बिट की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट, उसका मोमेंटम, उसकी वेलोसिटी, सब चीजों के फार्मूले ड्राइव, वो हमें पता होना चाहिए। डेरिवेशन तो नहीं करनी चाहिए। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, ये बोर मॉडल में ही पढ़ा जाता है, बोर ने ही डायरेक्ट किया था फार्मूला। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फार्मूला होता है, टोटल एनर्जी की बात हो रही है, फार्मूला होता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n² जूल पर एटम। ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का फार्मूला है। किस यूनिट में बेटा? जूल पर एटम। जूल। एक बात, दूसरी बात, यहां साइन कैसा लगा है? माइनस का। कहने का मतलब यह है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा नेगेटिव है। एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहती। क्यों सर? क्योंकि वो भी नेगेटिव है। नहीं, पोटेंशियल एटम में एनर्जी, क्या? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहती है और काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा रहती है। नहीं, और कुछ बता। तो मैं पूछने लगूं ना पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एटम में नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगा। और ये बात फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए याद कर लो, दुनिया में जहां कहीं अट्रैक्शन लगते हैं वहां एनर्जी नेगेटिव, और जहां कहीं रिपल्शन लगते हैं वहां एनर्जी पॉजिटिव। ये बात रूल है। तो बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज फीलिंग अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई इट्स एनर्जी इज नेगेटिव। तरह अलग से लिखवा दूं। ये कौन से यूनिट में लिखा? जूल। पेपर में कई बार सवाल में न्यूमेरिकल में आता तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ लिया, तो या तो कन्वर्ट कर लो, या मैंने कन्वर्ट करके दे दिया 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हमारी एनर्जी की यूनिट है। और आपकी जानकारी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। उसी से कन्वर्ट किया। अच्छा, कई बार पेपर में ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, ये मैंने पर एटम में लिख रहा है, यानी एक एटम में कितनी एनर्जी, पर मोल में पूछ ले, पर मोल।
तो 1 मोल की एनर्जी निकालनी है तो बेटा आपको इस फार्मूले में एवोगैड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23 का मल्टीप्लाई कर, मैंने कर दिया आपके लिए जूल वाले में। तो जूल वाले में आप इसमें इस वाले में अगर एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है -13 Z² / N² किलो जूल पर मोल कर दिया मैंने अभी। अच्छा, जूल को आप कैलोरी में बदल सकते हैं, तो फार्मूला आता है 313। वो 13 था, ये 313, वैसे 313.6 होता है, ठीक है, तो 313 याद रखना है। Z² / N² किलो कैलोरी पर मोल। ये सब एनर्जी के फार्मूले। हो गया। वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का एक फार्मूला होता है, जगह कर दिया बेटा, असली फार्मूला यही है। इसमें सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू रख के ये बन -2π² k² Z² m⁴ n² h², दैट इज द फार्मूला फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही पूछा जाएगा। इसमें 2 तो 2 है, पाई कितना होता है 22/7, k का मतलब होता है आपका k मैं बता देता हूं 1/4πε0। कूलम फोर्स का फार्मूला होता है। इसकी वैल्यू भी रखिए 9 × 10⁹। जेड यानी एटॉमिक नंबर, इसकी वैल्यू नहीं रखी। जेड देखो यहां दिख दिया, एन की वैल्यू नहीं रखी, एन यहां दिख रहा है, एच की रख दी भी बताइए। एम यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब वैल्यू रख के सॉल्व किया तब ये आया, ये इससे आया वैसा। फिर इसको यूनिट कन्वर्ट किया, ये भी पूछेंगे आपसे। यहाँ पे जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर, एन का मतलब है ऑर्बिट नंबर। कौन सी ऑर्बिट की आप एनर्जी निकाल रहे हो, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथी की। ये जो फार्मूले बताए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी के फार्मूले हैं। कई बार पेपर में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पूछते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको आप पीई से दिखाते हैं, उसका फार्मूला होता है -kZe²/R। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, उसका फार्मूला होता है +kZe²/2R, मतलब kZe² का आधा। और फिर टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी, जो ई बताइए। इन दोनों को ऐड कर, Pe + Ke, इन दोनों को ऐड करोगे तो -kZe²/2R। ये क्यों बताया, अगर आप ध्यान से देखें तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इन दोनों के फार्मूले चेक करो। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है,
लेकिन ये पूरा kz स्क्वायर अपॉन आर है, ये आधा kz स्क्वायर अपॉन आर है। तो आप ऐसा कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी स्क्वायर टू 2 इंटू टोटल एनर्जी। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार पेपर में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी निकालने को आ जाता है। मत निकालो, आप तो टोटल एनर्जी निकालो जो फार्मूला भी सीखो, उसका डबल कर दो, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ऐसे अगर काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन देखो, इन दोनों का फार्मूला एग्जैक्ट सेम, प्लस माइनस का फर्क। तो यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस इनटू टोटल एनर्जी, मतलब जितनी टोटल एनर्जी आएगी जो माइनस में होगी उसको प्लस कर देना बस, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आपका काम आसान हो। इसमें एक बात और, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव, जो भी बता रहा था, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव। अगली बात, एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स increases, but difference between energies of two successive orbits, एक के बाद एक, decreases। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट्स की एनर्जी बढ़ती है, लेकिन दो लगातार ऑर्बिट्स की एनर्जी के बीच में जो गैप है वो कम होता है। मैक्सिमम कब हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की? इन्फिनिटी पे जाके, और कितनी हो जाएगी? 0। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0 एट इन्फिनिटी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम कब होती है? इन्फिनिटी पे जाकर वो कितनी होती है? 0। प्लस में तो हो ही नहीं सकती इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एटम, कभी नहीं होगी प्लस, मैक्सिमम 0 हो जाएगी। अब जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं, ये हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के बारे में बता रहा हूं, बाकी एलिमेंट्स के लिए अलग आएगी। ये जो सेकंड ऑर्बिट है इसकी एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन। उसी फार्मूले से निकाला है बेटा वो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, आप भी निकाल सकते हो, मेरे को तो याद हो। थर्ड ऑर्बिट की होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन, या 1.5 लिखते हैं। फोर्थ ऑर्बिट की होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन, और फिफ्थ ऑर्बिट की होती है -0.5 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए ये बढ़ती जा रही है बेटा, -13.6 कम होता है, -3.4 ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, एज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अब जरा गैप पकड़ो, इन दोनों के बीच कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है? घटा के निकालो, इसमें से इसको घटा 12.1।
12.2 10.2 का गैप इन दोनों 2.9 कितना 1.9 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप इन दोनों में 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। इन दोनों में 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। तो आप देखें ऑर्बिट्स की एनर्जी बढ़ रही है लेकिन उनके बीच का गैप कम होता जा रहा है। ये तो लिखा है न्यूक्लियस एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीजेस बट द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ टू सक्सेसिव ऑर्बिट्स डिक्रीज। गैप कम होता जाता है उनके बीच का लेकिन एनर्जी क्या होती जाती है बढ़ती। ये कहा आज के लिए इतने हैं। इससे आगे की चर्चा अपन करेंगे अगले क्लास। ठीक है, थैंक Recording